एंड वेलकम बैक। हम फिर से आ गए आपको पढ़ाने के लिए। लेक्चर हम कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि गेटअप वगैरह सब कुछ सेम लग रहा हो। नो इश्यूज, पढ़ाई पे ध्यान दें। फील्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग ग्रुप थ्योरी के मदद से या उसके पर्सपेक्टिव से, मॉडल अलजेब्रा के एस्पेक्ट से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखे थे। तो ग्रुप आया है तो फील्ड तो आना ही। बताया था ना क्या था, वेक्टर स्पेस में जब भी डिफाइन करते थे तो हमेशा फील्ड के ऊपर ही होती थी सारी चीजें। कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो फील्ड आएगा ना तो उसमें तो देखो, इसमें हमेशा दो चीज प्राइमरी होता है, स्केलर मतलब एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। तो वही चीज करना रहता है यहाँ पे। तो जस्ट सेट C of complex numbers is a field with additive and multiplicative operations। तो यहाँ पे additive और multiplicative operations का खेल चलेगा इस पूरे सेट में। सेट मतलब एक ordered is a well defined collection of objects। तो एक सेट है C मतलब एक सेट जिसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे मतलब समथिंग प्लस आई टाइम्स समथिंग, ठीक। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट या फिर लैटरल पार्ट। ओके, तो उसी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके एडिटिव ऑपरेशंस और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशंस होंगे उसी सेट के अंदर में, उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर आप वो करते हो स्केलर मतलब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो या एडिशन करते हो, तो जो कुछ भी रहेगा वो सब उसी के दायरे में रहेगा, वो सब उसी के दायरे में रहेगा, उस सेट से बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो एलिमेंट 0 0 है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के हेल्प से डिफाइन किए थे, इसको हम लोग भी कॉम्प्लेक्स नंबर तब बोलेंगे जब वो इसके प्रीवियस वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था। तो यहाँ पे 0 0 है तो ये भी तो सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, लेकिन 0 0 अगर है तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या नाम है? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जैसे अल्फा बीटा ले लो अल्फा बीटा ले लो, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी के साथ ऐड करते हो, मतलब ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करते हो, तो आपको फिर से घूम फिर के अल्फा बीटा ही मिलेगा। क्या इसने अपनी पहचान खोई? नहीं। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से आपका ओरिजिनल या प्रीवियस या पेरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी आइडेंटिटी ना खोए, तो जिसको ऐड करते हैं उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए हम 0 0 को एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि 0 0 को आप किसी में भी ऐड करिए, वो जिसमें आप ऐड कर रहे हैं वो अपनी पहचान नहीं खोएगा, ठीक है। द एलिमेंट 1, 0 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 0 अगर एलिमेंट है, इसको अगर आप इससे किसी भी ऑर्डर्ड पेयर या दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब उस केस में वो भी अपनी पहचान नहीं खोएगा। कैसे? चलो देखते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, जैसे अल्फा और बीटा, ये उठा लिया। इसको हम थोड़ा सा एकदम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अल्फा प्लस आई बीटा, ये है। अब इस चीज को हम ले लेते हैं किससे? 1 प्लस आई 0, 1 प्लस आई इंटू 0, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमको देख के लग रहा है कि अल्फा टाइम्स 1 प्लस आई 0 करें और आई बीटा टाइम्स आई प्लस 0 करते हैं। अरे 1 प्लस आई बीटा टाइम्स 1 प्लस आई 0 करते हैं, ऐसे ही करते हैं। मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अल्फा प्लस 0 होगा, अरे देखो अल्फा प्लस आई टाइम्स 0 होगा, फिर प्लस आई टाइम्स बीटा प्लस आई स्क्वायर टाइम्स 0 होगा। वेरी गुड, ये हो चुका है। तो आई स्क्वायर माइनस 1, तो अरे कुछ भी करो 0 ही है, ये भी 0 है, भगा दो। क्या मिला फिर से? क्या अल्फा प्लस आई बीटा फैक्ट घूम फिर के वही चीज नहीं मिल गया? तो अगर आप इस ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा को आई 1, 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसने अपनी पहचान नहीं खोई और वो खुद का खुद अल्फा बीटा ही रह गया। इसीलिए इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। बुझे चीज? एलिमेंट 0 0 is called additive identity. Element 1, 0 is called multiplicative identity. Perfect. Inverse of alpha beta
अंडर एडिशन इज माइनस अल्फा माइनस बीटा। मतलब एडिटिव इनवर्स किसको बोलेंगे, या इनवर्स एडिशन में इनवर्स किसको बोलेंगे, बस निगेटिव ले लेना है। अल्फा का माइनस अल्फा आ जाएगा और बीटा का माइनस बीटा आ जाएगा, सिंपल। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे देखो यहाँ पे आइडेंटिटी में तो एडिटिव आइडेंटिटी था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, समझ में आ गया। उसी तरह से इनवर्स में भी एक एडिटिव इनवर्स होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो प्लीज ये मत समझ लीजिएगा कि इनवर्स मतलब हमेशा रेसिप्रोकल कर देना होगा, अरे नहीं। अब हमारी तो ना सोचने समझने की शक्ति काफी विकसित हो चुकी है, तो इसलिए आपसे किसी से बोले कि इनवर्स बताओ इसका, तो आप इनवर्स बोलिएगा कि अरे कौन इनवर्स, क्या इनवर्स की बात कर रहे, कौन से इनवर्स की बात कर रहे, फंक्शन के इनवर्स, फिर वो चीज अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो उससे पूछ लेना, अच्छा फंक्शन का इनवर्स निकालना है क्या, या फिर एडिटिव इनवर्स पूछ रहे हो, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहे हो, इस तरह से आप काउंटर कर दीजिएगा। और सामने वाले अगर आपको टेस्ट करने के लिए पूछा होगा तो वहीं पे आपका धड़ा, उसका धड़ा सही हो जाएगा, देख जा क्या पूछ दिया, छोटे छोटे भागो यहाँ से, ठीक है। तो एक्स वाई अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है अल्फा बीटा का, तो अल्फा बीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो एक्स वाई से तो आपको 10 आना चाहिए, या फिर कर दो मल्टीप्लाई तो आपको ये आना चाहिए। और आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हो, वही चीज लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन अभी डेफिनेशन दिए थे ना, वही कहां से आया, अरे कंफ्यूजन हो ना तो कर लिया करो। अल्फा प्लस आई बीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अरे दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, ये मिलेगा तुमको रियल पार्ट, ये मिल गया तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट, बस वही है, ये चीज आना चाहिए, ठीक है। तो वैसा इस रिलेशन को आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आपको ज्यादा बेहतर, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। वरना आप तो इस तरह से रेसिप्रोकल करके आप कर ही सकते हो, जैसे हम बोले कि अच्छा ठीक है चलो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल पूछ रहा है वो बेसिकली। तो चलो एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं चीजों को। जैसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए 2 + 3i ले लिए, हम बोले कि बेटा बताओ तो इसका एक एडिटिव इनवर्स बताओ, तो हम बोलेंगे सर इसको तो हम ऑर्डर्ड पेयर में 2 3 लिख सकते हैं ना। तो अभी हम सीखे कि इसका एडिटिव इनवर्स और कुछ नहीं -2 -3 होता है। तो कॉम्प्लेक्स टर्म में दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3i, तो इसको क्या लिखेंगे -2 -3i। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हम बोले कि ये था मेरा एडिटिव इनवर्स, अब इसी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए हमको, 2 + 3i ना, इसका मेरे को चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब 1/2 + 3i चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको हम सिखा चुके हैं कि डिनोमिनेटर में मेरे को i नहीं मांगता, मेरे को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं 2 - 3i और ऊपर लिख देता हूं 2 + 3, ठीक है। एक ठो को तो मल्टीप्लाई किया हो ना, तो 2 - 3i किया है, तो 2 - 3i रहने दो, ये बन जाएगा क्या, a + b × a - b मतलब a² - b², 2 × 2² मतलब ये हो जाएगा 2² माइनस b² मतलब 3i का होल स्क्वायर, कर दो इसको, ये हो जाएगा 2 - 3i, डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4 माइनस 3 3 9i² 9i² मतलब -9 -9 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 2 + 2 सॉरी ये बन जाएगा 2 - 3i डिवाइडेड बाय 13, तो इसको आप लिख सकते हो 2/13 और प्लस -3i/13। अब मैच करके देख लो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपको ये x मिल गया, ये y मिल गया, अरे करो मैच, x निकालना है ना, तो x क्या है अल्फा डिवाइडेड बाय α² प्लस β², बोलो बोलो, अल्फा मतलब 2 डिवाइडेड बाय α² मतलब 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2/4 + 9 = 2/13। क्या ये वही चीज है, यस। y निकाल लो, यहां से y निकालोगे तो बोलोगे सर यार कुछ नहीं, -β/α² + β² है सर, बीटा तो है माइनस ये 3, तो माइनस लगा दो और ये निकाल चुके हो 13, क्या आ गया, क्या ये वही चीज है,
क्या आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते? अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? 2/13 कॉमा -3/13। अरे चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, जो मर्जी। आपको तो हम उतना स्ट्रॉन्ग बना ही दिए हैं। अब क्या है, एक फील्ड और स्ट्रिंग, बस एक सजाने का तरीका, इतना आप समझ लीजिए। जो हम लोग को सीखना था वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ग्रुप्स हो गया, रिंग्स हो गए, फील्ड्स हो गए, ये सारे आपके सजाने के तरीके हैं। आप कितनी अच्छी तरह से खूबसूरत बना करके चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब भी आप जीएस का पेपर लिखो ना, तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा ना टच दे दिया करो, मैथमेटिकल टच दे दिया करो। क्योंकि यार आपका मैथ्स ऑप्शनल है, तो आप अगर जीएस पेपर को भी मैथमेटिकल टच दे करके आप बनाओगे तो एग्जामिनर बहुत जबरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, आप मेरे को सुन रहे हो तो ये सीक्रेट सुन रहे हो, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या मैंने बताया कि मैथमेटिकल आप पढ़ रहे हो ना, मैथमेटिक्स ऑप्शन, तो इसको आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, अपने मैथमेटिक्स को सीखा है। तो अगर आपने सच में इसको सीखा है तो इसका हेल्प लीजिए जीएस पेपर को खूबसूरत बनाने में, जीएस पेपर को खूबसूरत बनाने में। ठीक, मैं अगर शुरू से अगर इस चीज में रहता तो मैं वो सब चीज करता, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इधर आ चुका है, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। मुझे मेरा एक ड्रीम है, वो बता देता हूँ, और मैं वो पूरा, मुझे टीचिंग मतलब प्रोफेसर मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक अलग ही लेवल पे लेके जाना है, मेरा ये है। बस मैं अगर एक छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा, मेरा कहीं एक है ना कि जो खोई भी इज्जत एक टीचर जो अपने कंट्री में खो दिया है, एक प्रोफेसर जो अपने कंट्री में इज्जत खो दिया है, मान प्रतिष्ठा, उसको थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके जाना है। बस उतना ऐसा कुछ कर लूं जिससे थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुच्छ सा प्राणी हूं, बस थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं, ताकि जो मैं प्रोफेसर कम्युनिटी है या टीचर कम्युनिटी है जिनको लोग वैल्यू नहीं देते, कुछ ऐसा कर जाऊं थोड़ा बहुत जिसके कारण से कुछ वैल्यू मिलना शुरू हो जाए। मैं शुरू से बचपन से टीचर, हम पेरेंट्स के बाद में हमेशा टीचर को रखते हैं शुरू से। ठीक है, वीडियो बीच में हो गई थी पॉज क्योंकि स्पेस का हो गया था प्रॉब्लम। हम वही बता रहे थे कि शुरू से मैं वही टीचर को सर्वोपरि रखा है, पेरेंट्स के बाद जस्ट टीचर्स। कहीं पे भी कोई भी दिख जाएंगे ना मेरे को, सबसे पहले टीचर, और कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूँ, कोई एक बड़ा सा स्टार आ गया या कुछ भी आ गया, कोई भी जो भी है, और एक टीचर, तो मेरे लिए सबसे पहले मेरे गुरु, मेरे टीचर, उनको मैं उतना सम्मान दूंगा जितना मैं उनको नहीं दे सकता। हाँ, कंपैरेटिवली हो सकता है, सबका अपने अपनी प्रायोरिटीज़ हो सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली बोलो तो टीचर के सामने कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट कम्युनिटी से हो या फिर आप टीचर कम्युनिटी से हो तो आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि लाइक माइंडेड लोग कनेक्ट हों। लाइक माइंडेड लोग कनेक्ट होंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं और बड़ा परिवर्तन निखर करके आता है। इसलिए अगर आप मेरे सोच या सहमति रखते हो तो प्लीज़ गेट कनेक्टेड विथ मी। ठीक है, मिलजुल करके बहुत कुछ किया जा सकता है जो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरा जो सोच है, तो अगर आपका भी सोच है वही, तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो वैसा पढ़ें, और अगर आप टीचर हैं तो टीचर के साथ कनेक्शन हो जाइए, मज़ा आ जाएगा। चलो, अब जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक क्विक फास्ट तरीके से काफ़ी अच्छे से हम लोग देखते हैं। जैसे मान ली लिखा 2 + 5i और 7 + 3i, 1 - i और 0। क्या करना है? एडिटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। चलो, आपको पता है कि 2 और +5i, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे? 2 5 लिखेंगे। एडिटिव इनवर्स आप जानते हो, ये -2 - 5 होता है। कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है -2 - 5i, कोई दिक्कत? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैं बोलूँ तो बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो मुझे याद है, अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और कॉमा माइनस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही होगा सर। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा मुन्ना? 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 25 25, ये हो जाएगा 29। 4 और 25 29। अल्फा मतलब अल्फा बोले तो 2/29 होगा, कॉमा 2, फिर -5/29 होगा, ये चीज। ओके, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिखना है ना तो लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसका मैं एडिटिव इनवर्स बोल दोगे सर, ये 7 माइनस 3 आई है एडिटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है 7 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 7 7 49, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 58, 49 और 9 58, तो ये बन जाएगा 7/58 कॉमा दे दो -3/58, ये बन गया, अच्छी बात है। इधर आ जाओ 1 माइनस आई, इसका एडिटिव इनवर्स बोले तो -1 प्लस आई होगा, -1 प्लस आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, ऑर्डर्ड पेयर में तो इसको 1 -1 लिख सकते हैं सर, और इसका साइन पलट देना है, 1 है तो -1 और -1 है तो 1, इसको कॉम्प्लेक्स में इस तरह से लिखोगे आई के टर्म्स में तो ऐसे लिखा जाएगा। ये था एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो सर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, और माइनस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है। यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर ये जो आपका अल्फा है ना, ये और कुछ नहीं 1 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ही कर दो ना, माइनस स्क्वायर पे अरे तो सेम चीज 1 2 निकलेगा, तो 1/2 कॉमा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 1/2। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप कर ही दीजिए ना, इसको रेसिप्रोकल ले लो, 1 माइनस आई का रेसिप्रोकल, तो 1/1 माइनस आई होगा, 1 प्लस आई कर दें, ऊपर में 1 प्लस आई कर दें, 1 प्लस आई ऊपर में रहेगा, नीचे में क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस आई स्क्वायर बोले तो -1 माइनस माइनस प्लस, ये बन गया है 2, ये बन गया है 2, अब इसको कर सकते हो 1/2 प्लस आई टाइम्स 1/2, अब इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो 1/2 कॉमा 1/2, क्या ये वही चीज़ है जो यहाँ, अरे वही है। जीरो, सर जीरो का क्या करें, जीरो को आप लिख सकते हो 0 प्लस आई टाइम्स 0, ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप इसको लिखना है तो आप लिखोगे 0 कॉमा 0। एडिटिव इनवर्स अगर आपको इसका फाइंड करना है तो बोलोगे सर -0 कॉमा -0, सर -0 का कोई सेंस बनता है क्या, ये तो 0 0 ही रहने वाला है, तो ऑर्डर्ड पेयर एडिटिव इनवर्स में सेम रहेगा इस केस में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हम फाइंड कर सकते हैं, अरे नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि हमको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है 0, तो डिनोमिनेटर में अगर हम 0 हैं तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तो क्यों करें खत्म दुनिया खत्म करेंगे तो कैसे काम चलेगा, दुनिया तो ऐसे ही खत्म हो जा रही है ना, क्या क्या हो जा रहा है देखो, कभी कोरोना हो जाता है, कभी जंगल में आग लग जाती है, कभी टिड्डियों का हमला हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होते रहता है। एनीवेज, इसी का नाम है जिंदगी, इसी में आपको एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको सीख भी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि ये चीज़ हुआ है बस, जैसे हुआ फिर आगे लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद फिर जाकर उड़ते हुए चले जाएंगे और फिर कुछ से कुछ करते जाएंगे, डांस करेंगे, वैसा तो पॉसिबल करिएगा तो फिर हो सकता है कि एक सेकेंड वेव फिर से ले ले, तो इसलिए प्लीज़ वो चीज़ मत करिएगा। हेल्थ एंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत ही ज़रूरी है, और अभी तो आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारा वर्क कल्चर, हमारा रहने सहन का सब कुछ, बिहेवियरल चेंजेस ज़बरदस्त आने वाले हैं, और पॉजिटिव्स भी कुछ हो सकते हैं, निगेटिव भी कुछ हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, दोनों ही होता है, लेकिन वही होता है किसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, हो सकता है कि निगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन और कोई तो ऑप्शन नहीं है, इसी में रहना है आपको, इसी में एडजस्ट करना है। तो समझदार वही है जो विपरीत परिस्थितियों में खुद को ढाल ले और उस हिसाब से एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो आप कंप्लेन नहीं करिए, इसको तो आप समझ चुके हैं, अब अगला देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर आप स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है। यहाँ पे लैम्डा को कंसिडर किया मैंने, कोई रियल नंबर, लैम्डा टाइम्स अल्फा बीटा। अब देखो, अब से कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूरी नहीं कि अल्फा प्लस आई बीटा के टर्म्स में लिखा जा सके। अल्फा प्लस आई बीटा है तो आप उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो, अल्फा कॉमा बीटा पैरेंथेसिस में, तो इस तरह से लिखा है तो समझ जाना कॉम्प्लेक्स नंबर का ही बात हो रहा है, ठीक है। कभी कभी मतलब, अब जनरली हर सेंस में तो आप नहीं बोल सकते ना, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स का डोमेन में अगर हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने का ये भी एक नायाब तरीका है, पैरेंथेसिस में ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में। तो लैम्डा टाइम्स अगर हम करेंगे तो आपको पता है कि लैम्डा डिस्ट्रीब्यूट इधर चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, तो लैम्डा अल्फा कॉमा लैम्डा बीटा हो जाएगा, अच्छी बात है। तो इससे आप -1 को अगर आपको फाइंड करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, -1 चाहे ये लिखो, -1 को ब्रैकेट में लिखो या फिर 1 नहीं लिखो, सिर्फ माइनस लिखो, तो उसका तो मतलब वही होता है। तो ये चला जाएगा अंदर में, तो माइनस अंदर में भी आ गया, फिर माइनस बीटा के साथ भी आ गया, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा आ गया, ठीक है। तो ये वाला चीज़ तो आपको समझ में आया। उसी तरह से r प्लस एस और अल्फा बीटा है,
आर प्लस एस और अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ में। तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक बार आर के साथ करोगे, फिर प्लस का साइन दे दोगे, फिर एस के साथ ये मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे हमको करना है कि r टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिशन पहले कर दिया, फिर एक मल्टीप्लिकेशन कर दिया r के साथ में। तो r इसके साथ भी चला जाएगा और r इसके साथ भी चला जाएगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी तो आपको समझ में आया, यहाँ पे r और s आपके रियल नंबर्स हैं। फिर फील्ड ऑफ अ रियल नंबर्स क्या होता है? इफ r इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन इट कैन बी शोन दैट the set of complex numbers this is a subfield of this। क्या बोल सकते हो इसको? ये वाला एक रिप्रेजेंटेशन है, एक सेट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे तो लिखते हैं जहाँ पे अल्फा तुम्हारा बिलोंग्स तो हो जाता है आर के। तो ये क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये एक सब फील्ड बना देगा किसका? कॉम्प्लेक्स का। क्या बना देगा? कॉम्प्लेक्स का एक सब फील्ड बना देगा। कैसे? अरे चेक करके देख लो, अल्फा प्लस जीरो प्लस यही होता है ना फील्ड होने का, तो ये कंडीशन होते हैं, तो वो फील्ड होने के ये कंडीशन सेटिस्फाई। ऑलरेडी हम लोग ये चीज सीख चुके हैं, उसका एप्लीकेशन है। तो देख लीजिए, फील्ड होने के ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना। फील्ड में क्या वहां पे स्केलर्स होते हैं, याद है कि नहीं है? अरे वेक्टर स्पेस वाली दुनिया, वेक्टर इज डिफाइंड, स्पेस इज डिफाइंड ओवर अ फील्ड के। तो फील्ड में क्या स्केलर, ये वेक्टर होता था, वेक्टर तो उधर होता था, स्केलर पे स्केलर्स होते थे ना, फील्ड में क्या स्केलर्स होते। तो स्केलर का एडिशन, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अल्फा कॉमा जीरो प्लस बीटा कॉमा जीरो कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अल्फा कॉमा जीरो बीटा कॉमा जीरो मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो 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 रह जाएगा। सारे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब एक महत्वपूर्ण सी जानकारी, ये जो आपका रियल नंबर सिस्टम है ना, जो आप रियल नंबर सिस्टम है, जो टेंजिबल है, वो आप समझ रहे हो, देख रहे हो, यूज कर पा रहे हो, वो किसमें एम्बेड किया हुआ है? इट इज एम्बेडेड इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही है। जैसे हम बोले 5 एक रियल नंबर है, लेकिन आप 5 को 5 प्लस आई इंटू जीरो भी तो लिख सकते हो, बन गया कॉम्प्लेक्स। अरे कॉम्प्लेक्स के ही पार्ट में घुसा हुआ है। एम्बेड मतलब घुस जाना, एम्बेडेड। अरे पिज्जा से समवन से पिज्जा मतलब देखो ये है यहाँ पे चेरीज, याद आ रहा है? जैसे किसी में कुछ चेरीज देते हैं, कुछ चिकन देते हैं, कुछ चीज देते हैं, है ना। तो ये सब इसको बोलते हैं एम्बेड कर देना। ये एक बड़ा सा डोमेन है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उसी में ये सारे के सारे आपके रियल हैं, इससे बाहर नहीं है। आप कोई भी रियल नंबर बता दो, हम उसका कॉम्प्लेक्स बता देंगे। बताओ, √3 बोलोगे? बोलो √3 प्लस आई इंटू जीरो हो गया 7. Sir, 7 is a real number. Yes, of course 7 is a real number, but that real number is embedded inside your complex number system. Did you understand that? Yes or no? Yes. 7 है, 7 plus I into 0. 13 plus I into 0. -13 plus I into 0. कुछ भी ले लो, अरे 0 भी ले लो, 0 plus I into 0. अरे अब कुछ भी कर लो, सब तुम कॉम्प्लेक्स में ही रहोगे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर ही रियल नंबर सिस्टम एम्बेड है। लेकिन सबसे पहले तो रियल नंबर्स ही बनाना, फिर बनाने वाले ने ऐसी तरकीब बनाई कि अब फिर पता चल गया, अच्छा जो चीज़ हम लोग तुच्छ से प्राणी सीख रहे थे, अरे कॉम्प्लेक्स तो बहुत बड़ा है। ऐसा ही होता है। और मेरा यही मानना है कि ना, मतलब सब कुछ कनेक्टेड है, कब किसका क्या होने वाला है वो कनेक्टेड है। ये मेरे को रियलाइज होता है जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, जब मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ अपने लाइफ का। उस समय बुरा लग रहा था, लेकिन फिर रियलाइज होता नहीं, अच्छा ही हुआ। अब ऐसा भी बोल सकते हो, अच्छा ठीक है, जस्टिफिकेशन करने के लिए तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि डॉट्स कनेक्ट करने पे ना वो मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं, दिख जाती हैं कि अच्छा पहले ही फर्स्ट लॉ आया थर्मोडायनेमिक्स का, सेकेंड लॉ आया, फिर थर्ड लॉ भी आ चुका, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ आया, फिर थर्ड लॉ भी आ चुका, फिर आया 0th लॉ। मतलब वो तो 4th लॉ होना चाहिए था, लेकिन 4th नहीं, उसको 0th बोला। लेकिन 0th इसलिए बोला थर्मोडायनेमिक्स का लॉ में क्योंकि वो जब तक आप नहीं सीखोगे तो फिर फर्स्ट लॉ का कोई सेंस नहीं बनता, सेकेंड लॉ, फिर थर्ड लॉ, इसीलिए उसको ऊपर डाला गया। लेकिन बना तो बाद में ना, ऐसा तो जरूरी थोड़ी है कि ये चीज़ है। उसी तरह से जितने भी आप साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस आप देखोगे,
आपको ज़बरदस्त मतलब अलग ही ग्लैमर वाली दुनिया मिलेगी, मतलब अलग ही मिस्टीरियस दुनिया मिलेगी। ऐसा कैसे? निकोला टेस्ला का स्टोरी, अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी, न्यूटन की स्टोरी, ये सब चीज़ देखोगे ना तो ये सब चीज़ को ना मतलब हमारे बॉलीवुड और उल्लू ऐप वाले को थोड़ा सा अगर सुन रहे हो तो प्रभु थोड़ा बेबीज़ को दुनिया से बाहर निकलेंगे और थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों पे मूवीज़ बनाएंगे या वेब सीरीज़ बनाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वल्गैरिटी जो परोस रहे हैं ना, कहाँ लेके जा रहे हैं आप समाज को? थोड़ा सा ज्ञान भी परोस दीजिए अपने वेब सीरीज़ से, बहुत कुछ है बनाने के लिए। न्यूटन पे बना दीजिए एक वेब सीरीज़, आइंस्टीन पे बना दीजिए वेब सीरीज़, आर्यभट्ट पे बना दीजिए कोई वेब सीरीज़। अरे बना दो ना भाई, कुछ बनाओ साइंस से रिलेटेड कुछ तो। वो जो करना चाहिए वो करते नहीं, जाकर ठुकाई ठुकाई पता नहीं है वो सब चीज़, तो वर्ड बोलना भी नहीं चाहिए। और बोलने में क्या, लोग वही चीज़ बना है। और एक आप गूगल में सर्च कर लोगे कि इंडिया में सबसे सर्च लोग इंडिया में मतलब क्या, पॉर्न वेबसाइट चेक करने में सबसे नंबर वन मतलब दिखाएंगे कि नो आई एम वेरी वेल कल्चर्ड पर्सन, आई एम वेरी संस्कारी एंड, और अंदर से होते हैं पूरे फरेबी और छुपे, क्या बोलते हैं उसको, छुपा रुस्तम भी नहीं बोल सकते उसको, ऐसा बोला जा सकता है ना मतलब। आई सीरियसली हेट दिस टाइप ऑफ पीपल। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, चक्रा को थोड़ा बैलेंस करो। नीचे के चक्र के इतना ज़्यादा एक्टिव कर लिए हो कि ऊपर के क्राउन चक्रा सब अनबैलेंस्ड हो करके क्या से क्या कर रहे हैं, अंग प्रदर्शन में लगे हुए। खोल के रख दो सब कुछ खोल के रख दो, क्या बचेगा क्या फिर? सब कुछ खोल के रख दो, ना कोई तमीज़, ना कोई कुछ भी नहीं, ना शालीनता, ना कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को तो डर लग रहा है कि आने वाले समय में रहने लायक नहीं बचेगा समाज। कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं हम लोग, खाली वर्गारिटी परोसते रहो, उसी में हम लोग कमेंट्स में। यूट्यूब पे भी अब जाओ अभी जा करके दो, पॉज करो वीडियो, जाओ उल्लू वाला जो है, सिर्फ उल्लू को ही ब्लेम नहीं करो, ऐसे बहुत सारे हैं, जा करके देखो और उसके यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ना। आपको अंदर मतलब आप खुद कमेंट्स पढ़ करके आओ, फिर बताना सर क्या लिखा था, कमेंट बताना तो ज़रा क्या लिखा था। आपको पता चल जाएगा कि सोच किधर किस दिशा में जा रही है। छोटे छोटे बच्चे किधर किधर जा रहे हैं, अंडा से निकले नहीं और गुलछर्रे उड़ाने शुरू। एनीवेज उनका लाइफ है, वो जो भी करें। हमें जो सही लगता है वो बोलेंगे, और ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि ये गलत है, ये गलत है। आप इस तरह से करते जा रहे हैं ना तो आपका जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आप यही पूरा नंगा ही समाज दे देंगे। आप फिर उसको फिर अंडा से निकलते के साथ ही सब कुछ करना शुरू कर देंगे तो आप रहने लायक ही नहीं रहेंगे फिर। तो भूल जाइए फिर वो समाज का, वो क्या बोलते हैं ना, एक स्वर्णिम भारत और वो सब चीज़। अरे मुंह खोल के बोला करो ये सब चीज़, बोलोगे नहीं तो कैसे ये लोग का ये कैसे कंट्रोल में आएंगे। एनीवेज मेरे बोलने से थोड़े कुछ कंट्रोल में आ रहा है, मेरे को गुस्सा आता है मैं बोल देता हूँ बस। और कैमरा पे इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि लोग सुने और बोलें, आवाज़ उठाएं कि वल्गैरिटी ना परोसें, साइंस को परोसें, शिक्षा को परोसें, उससे भला होता है। वल्गैरिटी परोसने से भला नहीं होता। इस चीज़ को बदलना है आपको। वल्गैरिटी परोस करके जो लोग ऊपर चले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर उसमें ग्लैमर है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, कोई भी जाएगा। अब मजबूर हो जाएंगे फिर हम लोग भी जाना। फिर जितने भी टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं ना, सब वल्गैरिटी परोस करके फिर ऊपर उठना शुरू कर देंगे। हो जाएगा समाज का और पूरे देश का बेड़ा गर्क। हर चीज़ का सहने का लिमिट होता है, ठीक? हर चीज़ को नहीं, उतने तो नहीं सह सकते ना, जितना लिमिट है तो उतना ही सहेंगे। अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो क्या कर सकते हैं फिर। एनीवेज इसको आप नोट करिए, हम लिखाते हैं आपको अगला टॉपिक। मैं इसको मिटा देता हूँ। थोड़ा गौर करिएगा इधर। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन की। ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट क्या बताता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर आप फाइंड करते हो तो रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अबाउट द रियल एक्सिस। आपको हम डायग्राम से दिखाते हैं, डोंट वरी। थ्योरम है, ये सब ऑलरेडी देखें, लेकिन फिर भी अगर Z1 और Z2 आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तब उस केस में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे और उसका कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो कॉन्जुगेट इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो Z1 प्लस Z2 का पूरे पे कॉन्जुगेट मतलब Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। साथ ही साथ Z1 Z2 का पूरे पे कॉन्जुगेट मतलब Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। और इसको आप जनरलाइज कर दोगे n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो आप Zn पावर मल्टीप्लाई n टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, या फिर आप कॉन्जुगेट फाइंड कर लो फिर पावर n कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और Z1 बाय Z2 पूरे पे कॉन्जुगेट लगाओ तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट चला जाएगा। फिर बता रहा है इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन आर रियल, अगर आपका कोएफिशिएंट्स है किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रियल है, तो ये देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, इसमें सारे कोएफिशिएंट्स रियल है, C0 C1 C2 डॉट डॉट Cn, ये सारे के रियल है। तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्स रूट्स फॉर्म पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स फॉर पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स। तो इसका में ये अगर आपका कोई है रियल नंबर्स हैं ये सारे कोएफिशिएंट्स आपके, तो अगर आपका a है इसका रूट्स तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट्स हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो कि a बार इज ऑल्सो द रूट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रूट आया ना तो हमेशा वो पेयर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पॉलिनोमियल है, उसका रूट आया है 2 + 3i, तो बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके तुम बोलोगे सर ये रूट है ना, तो 2 - 3i भी रूट होगा ही होगा, जो मर्जी कर लो। अगर कोई रूट i आया है तो बाय डिफॉल्ट -i आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्जी कर लो। अरे देखे तो नहीं, ये वाला एग्जांपल से तो स्टार्ट किए थे अपनी कहानी। x² + 1 = 0, क्या आया था रूट्स, x = ±i आया था, तो यहाँ पे तो i भी आ रहा है ना, और इसका कॉन्जुगेट -i भी आ रहा है। अब रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। चलो अभी इस चीज को देखते हैं डायग्राम बना करके। ज्योमेट्रिकली क्या कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमको रियल एक्सिस पे कैसे दिखेगा और कहाँ दिखेगा वो वाला एक्सिस, वो थोड़ा गौर करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लास में आपको एक फील दिखा दिया था और आपको बोल दिया था कि एनिमेशन आप देख के आना, तो आई होप आप एनिमेशन देख के आए होगे। और अगर आप एनिमेशन देख के आए हो तो फिर कोई दिक्कत तो है नहीं, आप समझ रहे हो। ये आपका एक्स एक्सिस, मतलब ये एक वाई एक्सिस रियल एक्सिस है, ये सारे रियल एक्सिस हैं। ये आपका इस साइड हॉरिजॉन्टल का रियल एक्सिस, मतलब ये एक पॉजिटिव एक्स और ये निगेटिव एक्स, और ये आपका पॉजिटिव वाई और इधर निगेटिव वाई। ये वाई एक्सिस कौन सा वाई है, ये रियल वाला वाई है, रियल वाई एक्सिस है। ये भी आपके रियल एक्स एक्सिस है। हमारा इमेजिनरी एक्सिस या लैटरल एक्सिस कहाँ एग्जिस्ट करता है, स्पिरिचुअल दुनिया में। मतलब आप इसको उठाते थे ना तो आप कहाँ जाते थे, आप जाते थे इधर, ये वाले। अब इसको प्लीज थर्ड वाला मत कंसिडर करना, ये अदृश्य है, अदृश्य वाला एक्सिस है ये, ठीक। ये एक अदृश्य एक्सिस है। ये रहा आर्गेंड प्लेन बना, ये रहा आपका आर्गेंड प्लेन, ठीक है। यहां पे जो हम वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं ना बबुआ, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है और ये मेरा रियल एक्सिस है। इसको भूल जाओ, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है प्लेन में जो रियल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रियल नंबर्स रियल डोमेन में, वो भूल जाओ। ये है इमेजिनरी वाई एक्सिस। अब इस चीज को ये जो डायग्राम आपका दिखा, इसी चीज को हम ऐसे पलट दे रहे हैं और चिपका दे रहे हैं। क्या 3D को अब हम 2D में, मतलब ये वाला जो मेरा एक्स एक्सिस, अरे देखो ये वाला जो एक्स एक्सिस है ना ऐसे, और ये है ना, इसको हम ऐसे उठाए, ऐसे घुमाए और यहाँ चिपका रहे हैं। तो जब हम चिपकाएंगे तो हमको ये वाला पूरा एक बॉक्स मिलेगा, तो सामने हमको ये वाला एक बॉक्स मिल गया, ठीक है। ये रेड कलर का लाइन जो ऐसे था वो ऐसे कर दिए तो एक हॉरिजॉन्टल इधर मिलेगा, यस मिलेगा, ये बन गया ऐसे। ग्रीन कलर का ऊपर से ये जो जा रहा था वो हमको सामने दिखेगा, यस, तो हमको सामने दिख गया। यहां से उठा करके कैसे लेके आए, आप समझ में आ रहा है। तो रियल वाला एक्सिस ये ऐसे पलटा करके नहीं है, ये इसको ऐसे करके ये है, और ये कैसा है, अदृश्य है। ये आपको रियल वर्ल्ड में या रियल डोमेन में नहीं दिखेगा, आपको कॉम्प्लेक्स, इसीलिए तो होता है ना डोमेन रेंज क्यों होता है, इसीलिए होता है। ये जो चीज है ना, ये आपके सी वाले सेट में इसी फील्ड में बोल सकते हो, या वेक्टर का लेना है तो वेक्टर स्पेस बोल सकते हो, ठीक है। सी वाले में एग्जिस्ट कर रहा है,
सी मतलब और कुछ नहीं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये आर वाले स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, आर वाले डोमेन में। देखो इतना बोल्ड करके लिख दिए, आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। ये जो चीज है ये सब कहाँ है, ये सब सी में बात कर रहे हैं। अरे ये जो रियल एक्सेस है वो तो आर में भी होगा और सी में भी होगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाते हैं, उसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो ले लेते हैं हम जेड एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या लें, 3 + 2i ले लेते हैं। ले लिया। अरे बउआ बताओ तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, बोलोगे सर ये और कुछ नहीं 3 - 2i होगा। ऑर्डर्ड पेयर में लिख के बताना जरा। इसको जब आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो लिखोगे 3, 2। इसको जब आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे 3, -2। 3, 2 एक पॉइंट मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो पॉइंट, हमको दिख गया 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ठीक है। 3 2 चाहिए हमको, तो 1 2 3 3 और 1 2। यहाँ पे एक पॉइंट मिला है मुझे, कौन सा, ये मिला जेड पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, अरे करते तो हैं, कभी हम उसको एक्स वाई के टर्म्स में करते हैं, कभी आर थीटा के टर्म्स में करते हैं, ये सब सीख चुके हैं हम लोग। तो ये मिल गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। इसका कॉन्जुगेट बोलो तो कहाँ जाएगा, 3 - 2 जाएगा, कहाँ गया 3 - 2, 3 है -2 मतलब -1 -2, तो ये 3 और -2 चला आया, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये -1 ये -2, ठीक है। और इसको -3 कर दो, ये 1 2 और इसको 3 कर दो, ये मिल गया हमको z कॉन्जुगेट। क्या हम बोल सकते हैं कि सर कॉन्जुगेट जब आप फाइंड कर रहे हो ना, तो वो और कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने पहला आइडेंटिफाई किया था उसका रिफ्लेक्शन दे रहा है, कौन से एक्सिस पे, रियल एक्सिस के अबाउट। इसीलिए तो बोला ना ज्योमेट्रिकली z बार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ z ऑन द रियल एक्सिस। तो इसका रिफ्लेक्शन रियल एक्सिस पे मिलेगा, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट z एक्सिस पे। तो देखो इसका सिमेट्रिक हुआ ना, जितना दूरी ऊपर है उतना ही दूरी ये नीचे है, बुझे चीज, ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये वाला y एक्सिस और ये वाले y एक्सिस में क्या अंतर है। अरे देखो ये वाला y एक्सिस रियल वाली दुनिया का y एक्सिस था, ये है भूत प्रेतों वाली दुनिया, मतलब स्पिरिचुअल दुनिया, जिसको आप तीसरी आंख से खोल करके देखोगे। कैसे खुलता है तीसरी आंख, यस खुलता है, तीसरी आंख होती है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता हैं, पता करेंगे तो लाइफ ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा। छोड़ो वो सारी चीज़ें सबको नहीं बतानी चाहिए, लेट दैट बी अ सुपर सीक्रेट। जिनको जानना होगा वो एकलव्य क्लास ज्वाइन करेंगे। सर आप अपने क्लास का प्रमोशन कर रहे हो, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लासेस फ्री हैं, वो काउंसलिंग सेशंस हैं, उसमें स्टडी टिप्स बताई जाती है। तो अगर आप ऑब्वियसली तो प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना, तो स्टार्टअप है तो एक बिजनेस पर्सन के हिसाब से भी तो सोचना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक प्रमोशन कर दिया खुल करके कि अगर आपको एकलव्य क्लासेस ज्वाइन करनी है नो चार्जेस, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ, फिर मत बोलना अपना तो सामान बेच रहा है, अपना सामान बेच रहा है। अरे बेचने का जो होगा ना तो खुल के बेचेंगे, जिगर उठा करके बेचेंगे, शान से बेचेंगे। यस आई हैव लॉन्च्ड अ पेड कोर्स, क्योंकि समय दिया गया है उसे, डेडिकेशन दिया गया है उसे, ठीक है। तो जो समय और डेडिकेशन दिया गया है उसका कीमत लिया जाएगा, ठीक है। अभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी मेरा समय है कि मैं वो चीज़ आपको डिलीवर करूं। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी तो ऑब्वियसली कोई भी कनेक्टेड होना चाहेगा, ठीक है। एनीवेज वो बाद की बात है। पहला है कि हम लोग अपना पहले कोर्स कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से, एकदम जो चीज़ होता है ना, क्वालिटी लेक्चर्स आपको A to Z प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप टेंशन ना लें, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो टेंशन बिल्कुल ना लें। आई एम हियर, डोंट वरी। इसका रिफ्लेक्शन फाइंड किया हमने Z बार, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, उसका रिफ्लेक्शन अबाउट द रियल एक्सिस ही मिलेगा। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वाला y एक्सिस जो हम लोग नॉर्मली जिंदगी में बनाते हैं ना सर, कोऑर्डिनेट का, प्लेन्स का, सर क्या सर वही है, नहीं, अरे वही नहीं, बता तो रहे ये है, अदृश्य है ये। और इसमें जो आप जब डायग्राम्स वगैरह वो सब सर्कल्स वगैरह सिखाए थे ना, वो यहाँ पे सर्कल बन रहा था, ये कॉम्प्लेक्स वाला जो सर्कल था ना वो यहाँ पे बन रहा था,
यहाँ पे जो मैंने आपको Z1 दिखाया था, Z2 दिखाया था, R थीटा आपको जो दिखाया था वो इसी प्लेन में दिखाया था जो आप यहाँ पे देखोगे। ये हॉरिजॉन्टल वाले में नहीं, रियल वाले में नहीं, कौन से, कॉम्प्लेक्स वाले में। समझ में आ गई बात, नोट करिए। अब बात करते हैं हम लोग इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलाई। जनरली होता क्या है ना, जनरली स्टूडेंट्स इस मॉड्यूलस वाले चीज़ को छोड़ देते हैं और फिर प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट जंप मारते हैं। सर प्रॉब्लम नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, सारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अरे प्रॉब्लम तब बनेगा ना जब उसके तुम कॉमा फुल स्टॉप हर चीज़ को तुम अच्छे से समझोगे कि कहना क्या चाह रहा है वो। एक क्वेश्चन दे देता है, सपोज मान लो, ठीक है, लॉरेंट सीरीज दे दिया, साइड में कॉमा दे करके मॉड वाला टर्म कुछ रिलेशन दे दिया। अब तुमको मॉड वाला रिलेशन को ही मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं आ रहा, उसको तुमको क्या बोलते हैं, डिकोड करने के लिए नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहा है, तो कैसे प्रॉब्लम बनाओगे। इसलिए आपको पता है मेरा स्टाइल क्या है, हम पहले फंडामेंटल्स बता देते हैं, उसके बाद हम जाते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स में। और वैसे भी 3 लेवल्स में हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं। पहला लेवल आप जानते हो कि पहले लेवल में हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं, सिर्फ बेसिक नॉर्मल बच्चे वाली चीज़ें, छोटे छोटे चीज़। सेकेंड लेवल में थोड़े से मीडियर लेवल प्रॉब्लम्स, फिर थर्ड लेवल में जाके एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सर कुछ नहीं बन रहा। अरे स्टेप बाय स्टेप चलो ना, सब बनेगा। इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलाई, मॉड्यूलाई के टर्म्स में आपको इनइक्वालिटीज के क्या बोलते हैं उसको देखना है। तो देर इज नो ऑर्डर रिलेशन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, दैट इज देर इज नो मीनिंग इन सेइंग दैट Z1 इज ग्रेटर देन Z2 अनलेस Z1 एंड Z2 आर रियल। कहने का मतलब ये है, जैसे रियल की दुनिया में हम लोग क्या करते थे, 5 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 2 बोल देते थे, और हमको पता था कि 7 एक रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है, तो ठीक है, इस तरह से चीज़ें भी समझ में आती हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 या Z2 इज ग्रेटर देन Z3 ना। आपको इनइक्वालिटी दिखाने के लिए आपको पहले उसका मैग्नीट्यूड कंपेयर करना होता है, मतलब उसका मॉड निकालो, मैग्नीट्यूड को आप इक्वालिटी इनइक्वालिटी के रिस्पेक्ट में करो। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, Z1 इज ग्रेटर देन Z2 हम लिख दिए, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसका सेंस तब बनेगा जब हम इसका मैग्नीट्यूड पता करेंगे। ठीक है, चलो Z1 का मैग्नीट्यूड पता है, Z2 का मैग्नीट्यूड पता है, अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन सिर्फ अगर हम बिना मॉड्यूलस लगाए हुए इस तरह से करेंगे, इसका कोई भी मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये सारी जो इनइक्वालिटीज हैं, इस सबको ऑर्डर रिलेशंस पे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनइक्वालिटीज को बोला जाता है ऑर्डर रिलेशंस। सो इन टर्म्स ऑफ रियल पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स एंड मॉड्यूलाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ऑर्डर रिलेशंस या फिर इनइक्वालिटीज जो डिफाइंड की हुई जाती है वो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और मॉड्यूलाई के कॉम्बिनेशन से की जाती है। ठीक है, कुछ थ्योरम है हमारे पास, जैसे मान लो Z1 Z2 Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो पहला थ्योरम यह बोलता है कि मॉड ऑफ माइनस जेड, मतलब माइनस ऑफ मॉड जेड की जो वैल्यू होगी, मतलब रियल जेड की जो वैल्यू होगी, मतलब रियल पार्ट की जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट का वैल्यू आएगा वो इस वाले और इस वाले के बीच में आएगा, इसी दायरे में आएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। क्या बोला, माइनस ऑफ मॉड जेड लेस देन इक्वल टू रियल जेड डिवाइड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, पहली बात। उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट भी जो है माइनस ऑफ मॉड जेड और प्लस ऑफ मॉड जेड के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड ये बोल रहा कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो, तो उसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू ही होगा अगर आप इंडिविजुअली मॉड्स फाइंड करते हो। कभी भी उसके ग्रेटर नहीं हो सकता है बराबर हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। फिर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अगर ये फाइंड करते हैं कि डिफरेंस अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा इसके मैग्नीट्यूड के, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। और इस दोनों को बोला जाता है ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। इस दोनों को हम लोग अगले लेक्चर में ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस सीखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ये सारी चीज़ों के कहने का। लेकिन अभी ये सब चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं प्रूफ मतलब हाँ भाई कि कैसे वेरीफाई, कैसे आ गया ये रिलेशन, थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे वो सारी चीज़ें हैं हो रही हैं।
एक रिलेशन मेरे को चाहिए होगा, ये रिलेशन चाहिए होगा मुझे प्रूफ करने में, तो इसको आप याद रखेंगे, इस वाले रिलेशन को याद रखिए कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो कुछ भी आता है उसका रियल पार्ट जो होता है दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। चलो पहला देखते हैं। पहला चीज हमको ये देखना है कि ये हमारा कैसा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो लेट Z को हम कंसिडर कर दे रहे हैं x प्लस आई वाई लिया। यहाँ से मॉड Z का जरूरत है तो हम मॉड Z निकालते हैं। मॉड Z आपको पता है ये होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बोलोगे रियल Z क्या है, रियल Z मतलब ये और कुछ नहीं x है, और इमेजिनरी Z क्या है, इमेजिनरी Z और कुछ नहीं y है। समझ में आया? ठीक है, ये आपको है माइनस ऑफ मॉड Z। तो आपको तो देख के ही लग रहा है ना कि मतलब मॉड ऑफ Z मतलब ये मतलब माइनस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z मतलब x लेस देन इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यहाँ पे आप कुछ भी मर्जी ले लो, जो भी मर्जी ले लो, इस दोनों के बीच में ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि x ले लो या y ले लो, x और y की वैल्यू जो होगी, एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू होगी वो हर जन्म में x से तो ज़्यादा ही होगी। कभी हो सकता है क्या कि आप कोई एक नंबर है उसका आप स्क्वायर कर लो और किसी और नंबर के साथ उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, पॉसिबल है? नहीं है। उसका रूट कर तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसके तो कम होगी, और साथ ही इससे हम माइनस साइन लगा दिए तो ये तो कॉमन सेंस बोल रहा है कि ये तो होगा ही होगा। बस आपको ये दिखना है और लिख देना एविडेंटली। मैं आपको बस फील करा दे रहा हूँ बस। उसी तरह से y की जो वैल्यू है वो भी तो यही होने वाली है, लेस देन इक्वल टू y करोगे तो रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे बता सकते हो कि y की जो वैल्यू है ये इससे तो कम होगी लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगी। ये था पहला। दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं कि ये कैसे हुआ, इसको टेस्ट करते हैं ज़रा सा। सेकेंड में ये करना है हमको, तो हमको पता है कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर होता है ना, मॉड ऑफ Z इंटू Z कॉन्जुगेट, ये बोल सकते हो। इसी का हम लोग हेल्प लेंगे। ये चीज़ करना है, दिखाना है मुझे कि ये इसकी जो वैल्यू है वो इसके वैल्यू से कम होती है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, Z इंटू Z कॉन्जुगेट, तो Z को हम x प्लस आई वाई कंसिडर करते हैं, तो Z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। हो गया? ये पहले दिखा देते हैं फिर ये आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से Z इंटू Z कॉन्जुगेट करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस आई वाई के साथ, तो आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, है कि नहीं। मॉड फाइंड कर दीजिए, तो दोनों को आप करिए, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, तो मॉड ऑफ Z क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर मॉड ऑफ Z ये और कुछ नहीं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, और इस केस में मॉड ऑफ Z इंटू Z कॉन्जुगेट ये और कुछ नहीं रूट अंडर सॉरी ये तो आपका आ ही गया है, मॉड इंटू Z कॉन्जुगेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिला। इसका मैग्नीट्यूड तो यही है, Z इंटू Z का, इसका तो मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से मॉड ऑफ Z का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कर दो ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको देख के लग रहा है कि ये है मॉड ऑफ Z का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है मॉड ऑफ Z इंटू Z कॉन्जुगेट। तो ये इस हिसाब से आए। ठीक है, अब आपको दिखाना है ये चीज। अभी आप जस्ट देखे हो कि मॉड ऑफ Z का स्क्वायर जो होता है मॉड ऑफ Z इंटू Z कॉन्जुगेट होता है। तो यहां से अगर हम लिखें Z1 प्लस Z2 इसका स्क्वायर लिख देते हैं तो क्या बोलोगे, सर ये और कुछ नहीं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होगा
और Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट होगा। यही तो होना चाहिए। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, और आप जानते हो कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट जब आप करते हो तो ये Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट बनता है, प्लस Z2 कॉन्जुगेट बनता है। तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये बन जाएगा आपका क्या, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस, देखो Z1 को इसको सेपरेट करके लिखो, मॉड कर दो Z1 है, Z1 को मल्टीप्लाई कर दो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के साथ, प्लस Z2 को मल्टीप्लाई कर दो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के साथ। तो इस यहाँ पे लिख सकते हो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, फिर प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अच्छी बात है। यहाँ से अब क्या किया जा सकता है, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। अब इस चीज़ को, क्योंकि अब पूरे पे मॉड लगा हुआ है तो सब आप इंडिविजुअली तो कर ही सकते हो, तो यहाँ पे कर दोगे मॉड ऑफ Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ, नहीं ये चीज़ नहीं कर सकते, लेट मी सी, मैं भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था। मॉड ऑफ Z स्क्वायर मतलब Z इंटू Z कॉन्जुगेट होता है। हाँ ये रिलेशन था, सॉरी मॉड ऑफ Z स्क्वायर था, Z इंटू Z कॉन्जुगेट का रिलेशन था। ये मॉड नहीं आएगा, ये मॉड नहीं आएगा। ठीक है, अब Z इंटू Z1 कॉन्जुगेट है तो इसको हम मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, साथ ही साथ इसको Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट, ये अलग हो जाएगा और ये मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लो कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जा रहा है, इसके। तो इसका मतलब Z1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस समथिंग है Z1 Z2 कॉन्जुगेट और प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट है समथिंग। तो आप ये बता सकते हो कि क्या ये और ये कभी भी किसी जन्म में पॉसिबल है, बराबर तो नहीं हो सकता ना, तो बराबर तो नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी दिख रहा है कि इसके साथ एक्स्ट्रा टर्म ये ऐड किया हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि RHS का पलड़ा भारी है, ये कर दिया प्लस समथिंग कर दिया, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। तब इसीलिए आप बोल सकते हो क्या कि Z1 प्लस Z2 इसका मॉड का करोगे, मतलब मॉड का स्क्वायर कर दोगे तो आपको Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट मिलेगा। ठीक है, तो इस यहाँ से आप लिख सकते हो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर 2 टाइम्स रियल Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। इस चीज़ को मैंने लिखा है 2 टाइम्स रियल Z1 Z2। मैं इसे बुक से छाप के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी गलती परेशानी में डाल सकती है, तो वो रिस्क नहीं ले सकते। ये समझ में आया? तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस इस वाले को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। अब आप इसको बोल सकते हो ये और कुछ नहीं लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 कॉन्जुगेट के और प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। क्यों हो गया ये? क्योंकि हमको पता है कि रियल Z1 Z2 कॉन्जुगेट ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट के। तो आप इसको याद रखिएगा यहाँ से। अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा और बाइफरकेट करें, ये मिलेगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 का डैश प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ये मिलेगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
मॉड ऑफ Z1, और आप जानते हो इसका कॉन्जुगेट और चाहे उसका मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है, प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इसका होल स्क्वायर बना है, बन गया। तो आप देख के लग रहा है कि ये वाला जो चीज़ है ये इसका मैग्नीट्यूड इसके है, तो आप बोल सकते हो कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये तो ऑब्वियसली लेस देन होना चाहिए, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 है। क्यों हो गया? अरे दोनों साइड ले लो, ये चीज़ है ना, यहाँ लेस देन इक्वल टू ऑलरेडी है, तो ये वाला पोर्शन जो लिखा है ना इसको कंफ्यूज मत होना। देखो इसके बदले ये लिखा, इसके बदले ये लिखा, इसके बदले ये लिखा, इनइक्वालिटी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मॉड ऑफ Z1 और ये कट जाएगा तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ये था पहला। एक और बचा है, उसको इनइक्वालिटी देखते हैं। ये सब प्रूफ्स थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी पूछ दे, और अगर पूछ दे तो मैं नहीं चाहता कि ये सब छोटे मोटी चीज़ों के लिए आपका नंबर कट जाए। अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्राई फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, पता है ना। फिर थर्ड नंबर देखते हैं, Z1 माइनस Z2 प्लस Z2, इसको हम Z1 लिख सकते हैं, और उसी तरह से Z2 माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू Z2 लिख सकते हैं। लिखो, बाय यूजिंग मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस मॉड ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z2। तो यहाँ से मिला मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, इसको इधर भेजेंगे तो साथ ही साथ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड ऑफ Z1। आपको दिख रहा है कि चाहे आप ये लो, चाहे ये लो, या ये लो, या ये लो, ऑर्डर मतलब करके मैग्नीट्यूड इसका सेम रहने वाला है। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते, या और कुछ नहीं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या बोलते हैं, साइन तो ही मैटर नहीं कर रहा है ना, आपका मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला, चाहे साइन आपका इंटरचेंज क्यों ना कर जाए। अब ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये जो चीज़ था, ये रिलेशन, मतलब ये वाला सेकंड वाला जो रिलेशन था, जैसे Z1 प्लस Z2 है, लेस देन इक्वल टू मैंने कहा Z1 प्लस Z2 है, इसको आप जनरलाइज करके लिखो तो n टर्म्स के लिए, तो आप क्या बोलोगे, सर यार कुछ नहीं, Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 प्लस Zn, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 डॉट प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ Zn। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको काम लगेगी, आगे चल करके बहुत काम लगेगी, इसलिए हम लोग काफ़ी बेसिक फंडामेंटल से गुजर रहे हैं, चिंता ना करें। एक लेक्चर और बचा है, इसमें हम लोग बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एंड करेंगे। अगले के मतलब नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपका स्टार्ट करेंगे हम कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, वहाँ से आपका कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी, आपका बेस तैयार हो जाएगा अगले लेक्चर तक। आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो करना है करो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।